हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, तो जो आज का पॉइंट अपना वो है धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर देख लेते हैं अपन। पहले इससे थोड़ी थोड़ी जानकारी ले चुके हैं, अब जो इनमें अंतर है दोनों का उनको पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है धात्विक चालक या मेटेलिक कंडक्टर्स, और इधर लिखा है विद्युत अपघटनी चालक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। पहली बात करते हैं अपन, पहला पॉइंट अपन ये इसे समझते हैं कि जो विद्युत का प्रवाह होता है या आवेश का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किन में? धातुओं में। फिर सुनो, धातुओं में जो आवेश का प्रवाह होता है या विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। फिर इलेक्ट्रॉन ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? विद्युत के प्रवाह के लिए और आवेश के प्रवाह के लिए जिम्मेदार कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, इधर जो विद्युत का प्रवाह या आवेश का जो प्रवाह होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? मुक्त आयनों के कारण होता है। यानी मुक्त आयन इधर विद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो बात कर रहे हैं हम कि धात्विक चालकों में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और विद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है। साथ के साथ याद करना है। अगली बात देखो आप, सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। दो बार सुनो, पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इधर लिखा है बेटा पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है क्योंकि विद्युत अपघट्यों का वियोजन होता है या आयनन होता है। अब सुनो, यहाँ पे देखो बेटा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन क्यों नहीं होता कि यहाँ पे जो अपन विद्युत देख रहे हैं वो मेटल है। मेटल में कोई चेंजेज नहीं होता, केवल जैसे ही इलेक्ट्रॉन है केवल इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं। लेकिन इधर जो सॉल्यूशन है, विलयन है, उस विलयन में जो मुक्त आयन बनेंगे वो आयन बनेंगे विलय टूटेगा, पहले आयनों में टूटेगा। जैसे NaCl है, मान लो ये NaCl पहले किस में टूटेगा? आयनों में टूटेगा, Na+ और Cl-। तो इसमें क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है, जबकि यहाँ वो चीज़ नहीं हो रही है और यहाँ वो चीज़ हो रही है। इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों में चालकों के लिए क्या होता है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि ऐसे धात्विक चालकों में पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। याद रहेगा, एक बार और सुनो, पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है क्योंकि विद्युत अपघट्यों का आयनन होता है या वियोजन होता है। जैसे NaCl किस में टूट जाएगा? Na+ और Cl- में। ठीक बात, क्लियर? दूसरा पॉइंट क्लियर बेटा। अगला देखो, तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता है, जबकि इसमें द्रव्य का स्थानांतरण होता है। सुनो इसे, अब देखो बेटा, मैं यहां पे मान लो मेरे पास ये कोई विद्युत है, उसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक बात। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बेटा, जब धातु में से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो एक होल बनेगा, यानी धन चार्ज बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। एक धन चार्ज बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। एक धन चार्ज बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। एक धन चार्ज बनेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ऐसे कई खूब सारे होंगे और उसको अपन ने तार से जोड़ रखा है। किससे? एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। केवल ये लाइन समझनी है, इसमें द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता। अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है,
ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कौन सा होता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु, वो धातु वहाँ की वहीं रहेगी, और ये जो आवेश है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएगा। तो क्या हुआ, इसमें द्रव्य का कोई स्थानांतरण नहीं हो रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, आवेश का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक बात। इधर देखो, इसमें द्रव्य का स्थानांतरण होता है। क्यों? क्योंकि जो ये विद्युत अपघट्य चालक होते हैं इसमें सॉल्यूशन ही तो होगा, और सॉल्यूशन में अपन वो सॉल्यूट मिलाते हैं, और सॉल्यूट ही आयनों में टूटता है। तो वो जो आयनों में टूटेगा, तो जैसे मैंने इसके अंदर, ये मेरे पास कोई पात्र है, पात्र में मैंने सॉल्यूशन डाल रखा है, जल ही मान लो आप तो, और इसमें NaCl मैंने डाला, NaCl डाला तो ये NaCl किस किस में टूट गया, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में टूट गया, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड मैंने लगा रखे हैं, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव है। ठीक बात। अब क्या होगा बेटा, जैसे ये विलय है, इसका ये धनायन और ऋणायन बन चुका, अब ये धनायन कहाँ जाएगा, धनायन क्या करेगा, गति करके इधर जाएगा। अब ये क्या है, द्रव्य के अंदर ही बोलेंगे अपन इनको, आयनों यानी परमाणु जा रहे हैं, आवेश लेके परमाणु स्वयं जा रहे हैं, जबकि वहां नहीं जा रहे थे। यहाँ आवेश लेके खुद सोडियम इधर जा रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन खुद नेगेटिव चार्ज लेके पॉजिटिव साइड में आ रहा है। तो इसे अपन द्रव्य का स्थानांतरण ही तो बोलेंगे, कि स्थानांतरण हुआ है, लेकिन यहाँ स्थानांतरण नहीं हो रहा था। तो क्या लाइन थी, तीसरा पॉइंट था अपना, इसमें द्रव्य का स्थानांतरण होता है, जबकि इसमें द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता है, जबकि इसमें द्रव्य का स्थानांतरण होता है। ठीक बात। आगे बढ़ो। अगला पॉइंट आता है अपना चौथा पॉइंट। देखो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में धनायन आने पर प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अब आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो कि जो विद्युत धारा होती है, यदि उसको रोकने की कोशिश करे तो उसे ही क्या बोलते हैं, उसमें आने वाली रुकावट को ही क्या बोलते हैं अपन, प्रतिरोध बोलते हैं। धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करने वाली चीज़ को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिरोध बोलते हैं। उसमें रुकावट उत्पन्न कर देती है, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस, इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसे R से दर्शाते हैं, और हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक। तो बेटा क्या होता है, रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो इधर, यही इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव मान लो, इसे नेगेटिव मान लो आप, और ये क्या है, धनायन, ये इलेक्ट्रॉन, ये धनायन इलेक्ट्रॉन, ये धनायन इलेक्ट्रॉन, धनायन इलेक्ट्रॉन, धनायन इलेक्ट्रॉन, या इसको ये से लिख दो, इलेक्ट्रॉन, धनायन इलेक्ट्रॉन, धनायन इलेक्ट्रॉन, धनायन इलेक्ट्रॉन, धनायन इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण चार्ज होगा, सभी इलेक्ट्रॉन पे ऐसे ही ऋण चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे धन टर्मिनल पर जाना है, धन इलेक्ट्रोड पर जाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जब इस धन सिरे की तरफ होगा, धन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड होगा, तो रास्ते में कौन आ रहा है, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव आयन आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए ये पॉजिटिव आयन क्या उत्पन्न कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के मध्य में रुकावट उत्पन्न कर रहा है, और इस रुकावट को अपन बोल रहे हैं प्रतिरोध। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मार्ग में धनायन आने पर प्रतिरोध का मतलब रुकावट उत्पन्न होता है, रुकावट उत्पन्न होता है। ठीक बात। इधर देखो आप, इनमें मुक्त आयनों के मार्ग में विलायक के कण या परमाणु
आते हैं जिससे प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अब देखो, इधर उत्पन्न प्रतिरोध कौन उत्पन्न कर रहा है? धन आयन चार्ज। इधर मुक्त आयनों के मार्ग में विलायक के कण है जो प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि जो ये चार्ज है। अब ये क्या भरा हुआ है इसमें बेटा? ये विलायक भरा हुआ है। अब ये विलायक के परमाणु या कण क्या करेंगे? जो इधर से ये नेगेटिव इधर आएगा, पॉजिटिव इधर आएगा, तो ये विलायक के कण इनके रास्ते में या मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेंगे, और ये रुकावट जो उत्पन्न हो रही है इसे क्या बोल रहे हैं अपन? प्रतिरोध बोल रहे हैं। तो क्या लिखा है अपन ने? धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में धनायन आने पर प्रतिरोध उत्पन्न होता है, रुकावट उत्पन्न होती है। और इधर इनमें मुक्त आयनों के कारण, किसमें? इनमें का मतलब विद्युत अपघटनी चालकों में मुक्त आयनों के मार्ग में विलायक के कण या परमाणु आते हैं जिससे प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक बात, क्लियर? आगे देखो बेटा, अगला 5वां पॉइंट देखते हैं। यह है 5वां पॉइंट। इसमें किसमें? धात्विक चालकों में चालकता अधिक होती है, और यहां लिखा है हमने चालकता कम होती है। यह क्या मतलब है? देखो बेटा, इसका मतलब सुन लो आप। धात्विक चालकों में चालकता अधिक होती है क्योंकि इनमें प्रतिरोध कम होता है। दो बार सुनो, चालकता अधिक होती है क्योंकि इनमें प्रतिरोध कम होता है। अब प्रतिरोध कम क्यों होता है यह भी अगला पॉइंट क्लियर करेगा, लेकिन अभी ये ध्यान रखो कि चालकता अधिक होती है और इनमें प्रतिरोध कम होता है, इसलिए चालकता अधिक होती है। यहां देखो, चालकता कम होती है क्योंकि यहां पर प्रतिरोध अधिक होता है, क्योंकि विलायक अधिक होता है। ये इसके साथ केमिकल रिएक्शन ज़्यादा करता है, जबकि ये कोई रिएक्शन नहीं करता धातुओं में। धातु में केवल इलेक्ट्रॉन गए, केवल जितना भी प्रतिरोध होगा वो केवल पॉजिटिव चार्ज के द्वारा ही उत्पन्न होगा। लेकिन इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है दूसरे के साथ, विलायक के सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करने लग जाता है, इसलिए इनमें प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न होता है। ठीक बात। अगला पॉइंट देखो, इसमें टेम्परेचर के समानुपाती होता है। यदि इसमें टेम्परेचर बढ़ाया जाए धात्विक चालकों में तो प्रतिरोध बढ़ता है। समझे क्या? यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध बढ़ता है, और यदि टेम्परेचर घटाया जाए तो प्रतिरोध भी घटता है। इसका मतलब तो यही हुआ। अब देखो, क्या कारण है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है? तो इसका मतलब तापमान बढ़ाएंगे धातुओं में तो धातुओं में क्या होगा? चालकता कम होगी, घटेगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब प्रतिरोध क्यों बढ़ रहा है भाई? लफड़ा तो यहां है कि प्रतिरोध बढ़ क्यों रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर। सुनो बेटा, हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु कंपनवान रहती है, यानी वाइब्रेशनल कंडीशन में रहती है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु। अब यदि मैं उस मेटल को, कंपन तो उसमें पहले भी है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको टेम्परेचर दिया तो वो धातु क्या करेगी? गर्म होगी। गर्म होगी तो उसमें जो परमाणु है या अणु है उनकी काइनेटिक ऊर्जा बढ़ेगी। अब काइनेटिक ऊर्जा बढ़ेगी तो उसके जो मॉलिक्यूल है वो कंपन ज़्यादा करेंगे, यानी कि कंपन ज़्यादा होगा, जिसे फिजिक्स की भाषा में आयाम बोलते। आयाम ज़्यादा होगा, और आयाम मतलब यहाँ तुम धनायन को समझो जैसे, तो वो आयाम ज़्यादा होगा, कंपन हिलेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर से, ये धनायन इधर भी खिसक सकता है, इधर भी खिसक सकता है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि इसका आयाम बढ़ चुका तो इसको रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए प्रतिरोध बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। दो बार सुन लो। देखो बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो धातु गर्म होती है, और धातु गर्म होती है तो उसमें कंपन या आयामों की संख्या या तीव्रता या उनकी पर रेट गति
अणु परमाणु की बढ़ जाती है, यानी धनायनों की समझ लो आप वो गति बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन को जाने का मार्ग में बाधा आ जाती है। यदि इलेक्ट्रॉन इधर से निकलना चाहता है तो वो ऊपर आ जाता है, ऐसे कंपन होता रहता है, इधर से आ रहा है तो फिर इधर आ जाता है, तो ये प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। किसके कारण? टेम्परेचर के कारण। इसलिए प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसलिए ही चालकता घट जाती है। तो ध्यान रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध क्यों बढ़ता है, ये बात याद रखो आप। देखो इधर चालकता कम होती है, देखो इधर यहाँ कम क्यों हो रही है चालकता? यहाँ कम इसलिए हो रही है बेटा, क्योंकि जब अपन टेम्परेचर दे रहे हैं, अपने पास सॉल्यूशन है और टेम्परेचर दे रहे हैं अपन और उसको तापमान कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कण परमाणु क्या करेंगे? दौड़ लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसमें कोई कंपन तो होगा नहीं, कोई मेटल तो है नहीं, ये कोई सॉलिड अवस्था में, लिक्विड में है, तो ये जल्दी 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 दौड़ लगाने के लिए और रास्ता मिल जाएगा इनको, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये जल्दी से क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, ये जल्दी से इधर जाएगा, तो इनकी चालकता क्या होगी? रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? बढ़ेगा, और चालकता क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, सॉरी, हाँ, चालकता बढ़ जाएगी। चालकता अधिक होती है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कम होता है और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है सॉल्वेंट की वजह से। सॉरी, अपन इसको एनालिसिस कर रहे थे, इसके बारे में बोल चुका अपन, पहले बता दिया। इसके बाद चालकता कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट है, विलायक के कण जो रास्ते में आ जाते हैं आयनों के में, और वह उसको इलेक्ट्रोड की तरफ जाने में रुकावट उत्पन्न करते हैं, इसलिए प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये बात कर रहे थे अपन। यहाँ पे देखो, इधर टेम्परेचर का रिलेशन देखा था, इधर अपन ने इसकी बात कर रहे थे, टेम्परेचर की। देखो इधर ये टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती लिखा है मैंने इधर, प्रतिरोध। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगी। ये बात समझनी थी अपन को। सुनो दो बार। यहाँ पे विद्युत अपघट्य कौन? लिक्विड अवस्था में है, सॉल्यूशन है जिसमें विलेय और विलायक के कण मौजूद है। हमने इसको गर्म किया तो इसमें जो सॉल्यूशन है, जो विलायक है, जो विलेय है, उसके अणु परमाणु कणों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है, तो ये दौड़ने की गति तेज हो चुकी है। दौड़ने की गति तेज होने से क्लोरीन क्या होगा बेटा? ये आयन क्या होगा? नेगेटिव को ये फटाफट खींचेगा और ये धनायन को इधर फटाफट खींचेगा। इसलिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो रुकावट जो पहले विलायक के कणों द्वारा उत्पन्न हो रही थी वो कम हो रही है। इस यहाँ टेम्परेचर देने से वो कम हो रही है, इसलिए प्रतिरोध क्या हो रहा है? कम हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से। और टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध कम हो रहा है तो क्या बढ़ रही है? चालकता बढ़ रही है बेटा। ये मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगा ये अंतर। चलो अगला पॉइंट देखते हैं अपन। चलो देखो, तो बच्चों अपना जो पॉइंट है वो अपन देख लेते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अपन कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध के बारे में ये वर्ड वैसे फिजिक्स में भी आएगा आपके, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं प्रतिरोध होता क्या है। अपन ने यहाँ पे जो धात्विक चालक है उसमें भी प्रतिरोध देखा, और जो विद्युत अपघट्य चालक है उनमें भी प्रतिरोध देखा। तो यहाँ पे अगर इसको दूसरी जो तार होता है अपना लाइट का, उसका प्रतिरोध अगर अपन को देखना पड़े तो सबसे पहले जो कॉमन प्रतिरोध है उसे देख लेते हैं अपन थोड़ा सा, ताकि तुम्हारी ये चीज़ें ताज़ा हो जाए थोड़ी सी। कि जैसे ये मेरे पास क्या है बेटा? तार है। ये क्या है? तार। इस तार को मैं यदि मध्य में से काट दूं तो क्या होगा? इसका कुछ एरिया तो होगा, एक बिंदु जैसा आएगा। ये यदि दोनों सिरे ऐसे नज़र आएंगे अपन को, ऐसा नज़र आएगा ये दोनों साइड से, तो एक तो होती है ये सारे तार की जितनी भी लंबाई है, ये उसकी लंबाई, इसको दर्शाते हैं अपन L से। ठीक बात। और ये जो इसका काट अपन ने ये काटा इस तार को, ये दो सिरे हो गए इसके, ये दो सिरे, इसे कहते हैं अपन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। उसका जो चौकोर गोलाकार थोड़ा सा नन्हा सा एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और इसे दर्शाते हैं बेटा ऐसे, स्मॉल कैपिटल ऐसे।
अब जो प्रतिरोध होता है, तो उस प्रतिरोध जो इनके बीच में वो रुकआउट, प्रतिरोध को क्या बोल रहे थे अपन, रुकआउट बोल रहे थे। तो अब यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध वो क्या होता है बेटा, ये जो लंबाई है, इस लंबाई के तो क्या होता है, वो समानुपाती रिलेशन में होता है। लेकिन जो ये इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसके वो व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन में होता है। ये प्रैक्टिकल करने के बाद ही मालूम चलता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध कहते किसको है वास्तव में, तो यहाँ पे एक लाइन पढ़ो, इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसीलिए इसे R से दर्शाते हैं अपन। और किसी भी वस्तु का, इसकी जो डिफाइन करेंगे अपन, तो इसको ये ऐसे लिख सकते हो आप, किसी भी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध, किसी भी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध उसकी लंबाई, यहाँ या ये भी लिख सकते हो, उस तार की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। ठीक बात। तो क्या परिभाषा निकल कर आई, किसी भी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध उसकी लंबाई स्मॉल l के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध कहलाता है किसी भी वस्तु का। ये ध्यान देने वाली बात है। आगे बात करते हैं पर, तो ये हमने लिखा प्रतिरोध समानुपाती स्मॉल l के और व्युत्क्रमानुपाती है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार की लंबाई, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसके, इनके R के इस रिलेशन में ये। अब जैसे ही मैं ये चिन्ह हटाऊंगा तो कोई ना कोई नियतांक तो लेके आऊंगा। तो जैसे ही मैंने इसको हटाया और यहाँ मैंने लगा दिया ये रो, तो R बराबर हो गया रो स्मॉल l अपॉन A। R बराबर रो स्मॉल l अपॉन A। इसे क्या कहेंगे बेटा, प्रतिरोध। ठीक। रो को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ये फिजिक्स में भी है, पढ़ते हैं आप लोग। स्मॉल l को क्या कहोगे, तार की लंबाई, और A को क्या कहोगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये यहां लिख रखा है मैंने, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक बात है। तो ये अपन को रेजिस्टेंस का सूत्र ध्यान रह जाएगा, काम आएगा अपने आगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन प्रतिरोध की यूनिट की, इकाई की बात कर लेते हैं। प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो होती है बेटा, प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो होती है ओम। ओम इसकी इकाई होती है। आर की यूनिट क्या होती है, ओम, या इसे अपन महो इनवर्स से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक। और सीजीएस पद्धति में यदि अपन को इसको और देखें तो इस सेंटीमीटर में नापना हो अपन तो इसको लिख सकते हैं अपन ओम सेंटीमीटर इनवर्स। एक इकाई ये भी होती है इसकी सीजीएस में, और ये भी होती है ओम मीटर इनवर्स। ये क्वेश्चन करोगे वहाँ पे काफ़ी काम आएगी, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इसलिए यहीं तैयार कर लो आप। 1 ओम मीटर बराबर क्या होता है बेटा, जैसे ये लिख के दे देता हूँ मैं यहाँ ताकि तुम्हें परेशानी नहीं रहे बाद में। 1 ओम मीटर बराबर होता है बेटा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। ठीक। और 1 ओम सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1 ओम सेंटीमीटर बराबर, इसे बेटा ओम सेंटीमीटर लिखो, ओम सेंटीमीटर। 1 ओम मीटर बराबर क्या होता है, 100 ओम सेंटीमीटर। और 1 ओम सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 0.01 ओम मीटर।
तो ये यूनिट कन्वर्जन करना आ जाएगा आपको, ये ध्यान रहना चाहिए। मैं साथ का साथ तुम्हें इसलिए ही बताया मैंने। तो ये प्रतिरोध के बारे में जो अपन ने थोड़ी जानकारी ली है, इसे ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक बात, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब यहाँ से जो आगे बढ़ते हैं अपन, तो अपना हेडिंग आता है विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व, यानी विद्युत अपघट्यों के चालकता पढ़ेंगे अपन। किसकी चालकता पढ़ रहे हैं? विद्युत अपघट्यों की। जो कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के होते थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। उनके बारे में भी अपन जानकारी ले चुके हैं इससे पहले। तो देखो इधर, विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व क्या होता है उसे समझ लेते हैं अपन। सुनो, मोटी बात यह है, चालकत्व कहते किसको है? जैसे मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है? विलायक है, और विलायक है उसमें मैंने विलय डाल दिया। विलय डालने के बाद क्या हुआ? आयनों में वियोजित हो गया, वो आयनों में टूट गया। तो जैसे ही मैं उसमें विद्युत का करंट प्रवाहित करता हूँ, तो वो आयन विद्युत का क्या करते हैं? प्रवाह करने लग जाते हैं। प्रवाह करने लग जाते हैं तो ये जो वो सॉल्यूशन जो गुण दिखाता है उस गलित अवस्था में, वो विलयन जो ये गुण दिखाता है चालकत्व का, ये इस गुण के कारण ही इसे चालकत्व या कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं अपन। होता क्या है, जैसे विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? जब किसी विद्युत अपघटे विलयन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन, जब किसी विद्युत अपघटे विलयन या गलित अवस्था हो, या उसकी गलित अवस्था में से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो विद्युत प्रवाहित होती है। 2 बार सुनो। जब किसी विद्युत अपघटे विलयन या गलित अवस्था में से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो विद्युत प्रवाहित होती है, और विद्युत प्रवाहित होने का यह गुण ही विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है। याद रह जाएगा बेटा? एक बार और देखो, जब किसी विद्युत अपघटे विलयन या गलित अवस्था में से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो विद्युत प्रवाहित होती है, और विद्युत प्रवाहित होने का ये गुण ही विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है। ठीक बात है। एक परिभाषा तो ये हो गई, इसको कहेंगे किसी चालकत्व, इसे ही कहते हैं। दूसरी बात, ये जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस अपन ने पढ़ा है, इसका जस्ट विपरीत होता है चालकत्व, क्योंकि जितना वो बढ़ेगा उतना ही चालकत्व का गुण कम होगा। क्योंकि तार में यदि प्रतिरोध बढ़ा दिया तो उसकी चालकता ही तो कम होगी। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। प्रतिरोध और चालकत्व दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो देखो इधर, या इसको ये भी कह सकते हैं अपन, या प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती चालकत्व कहलाता है। अब तो याद रह जाएगा ना? बोलो बेटा, याद रह जाएगा ना? प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती चालकत्व कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है, और इसे सी से दर्शाते हैं। कंडक्टेंस को किससे दर्शाते हैं बेटा? सी से दर्शाते हैं। ठीक बात है। और जो चालकता होती है, चालकता या चालकत्व कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चालकत्व की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, जो ये होती थी आर की, उससे उल्टी होगी। क्योंकि क्या लिखा है हमने डिफाइन में, यहाँ परिभाषा में क्या लिखा है? प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती चालकत्व कहलाता है। तो जो आर की यूनिट थी उसका उल्टी यूनिट क्या होगी? चालकत्व की यूनिट होगी। तो देखो इधर, चालकत्व की यूनिट ओम इनवर्स, यहाँ पे क्या था बेटा? ओम था, इनवर्स में नहीं था, लेकिन यहाँ ओम इनवर्स में, ध्यान रहे। यहाँ मोहो इनवर्स में सा महो, लेकिन यहाँ महो पॉजिटिव में है। ये है जो इसमें इन्वर्स है, वहाँ इन्वर्स नहीं होगा। और एक क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, वो क्वेश्चन है बेटा, काफ़ी कंपटीशन में पूछते हैं कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? सीमेंस होती है। ये ध्यान रखना है, पूछ सकता है तुम्हारे बोर्ड के पेपर में भी 1 नंबर आधे नंबर का आंसर में, कि एसआई यूनिट कंडक्टेंस विद्युत अपघट्य चालकत्व की एसआई यूनिट क्या होती है?
तो आपको बताना पड़ेगा सीमेंस। अब बात आती है कि जब यह है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन सा चालकत्व, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा C बराबर 1/R, क्योंकि इसका क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका? चालकत्व का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको मैंने C बराबर 1/R लिख दिया। जो 1/R होगा बराबर वही क्या होगा, C होगा। बात समझ में आ गई ना? ये लाइन समझ में आ गई ना? इसका व्युत्क्रमानुपाती हमने देख लिया, इस लाइन से प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती चालकत्व कहलाता है। ठीक बात है। ओम का नियम आप पढ़ते हो 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ के आए हो काफ़ी। ओम का नियम क्या होता है बेटा? ओम के नियम के अनुसार R बराबर V/I होता है। ये विद्युतीय धारा होती है और ये उसका विभवांतर होता है। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ये ओम का नियम है। तो ओम के नियम के अनुसार R बराबर क्या होता है? V/I। अब ये जो R है, इस R की जगह मैं इस R की वैल्यू रख दूँ, V/I रख देता हूँ डायरेक्ट। तो मैंने यहाँ लिख दिया R की जगह रखा मैंने V/I। तो V तो क्या रह जाएगा नीचे, और I कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर क्या होगा बेटा? I/V। C बराबर क्या हो जाएगा? I/V हो जाएगा बेटा। बात समझ में आई या नहीं? C बराबर क्या हो जाएगा बेटा? I बराबर V हो जाएगा। ठीक बात। तो जहां तक एक बार और देख लो, विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व। जब किसी विद्युत अपघटनी विलयन गलित अवस्था में से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो विद्युत प्रवाहित होती है, और विद्युत प्रवाहित होने का यह गुण ही विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती चालकत्व कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है, और इसे C से दर्शाते हैं। ओम के नियमानुसार ये होता है, इसकी यूनिट है जो सीमेंस होती है, ऐसा यूनिट ओम इनवर्स होती है, इसका जस्ट प्रतिरोध की उल्टा होता है। यहाँ पे C बराबर हम जानते हैं कि C बराबर 1/R होता है, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती चालकत्व कहलाता है। ओम के नियम अनुसार हमने R का मान R बराबर V/I यहाँ पे रखा, तो ये आ जाता है C बराबर I/V। ये तुम्हारी चालकत्व का सूत्र आ चुका है। ठीक बात। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू। इससे आगे की क्लास कल। ठीक, थैंक्स।